हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट कैन बी। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर हिंदी का पेपर देने के और हिंदी के पेपर में अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आ रहा है तो हिंदी के पेपर के आप लोगों को कैसे पास करोगे। मेरे प्यारों, मेरे जैसा रामबाण ट्रिक आप लोगों को पूरे यूट्यूब चैनल पर कोई नहीं बताएगा। मेरे में यही खासियत है मेरे प्यारों कि हर साल वीडियो डालता हूं, आप जाकर देख लो। मेरे रिसेंटली वीडियो पर जाकर देखिए 2 मिलियन व्यूज गया, 1.5 मिलियन व्यूज गया, इस तरह का व्यूज गया हुआ है। और सारे के सारे बच्चे देखकर जाते हैं और कमेंट करके आते हैं कि नहीं सर, जो आपने ट्रिक बताया था बहुत ही अच्छा बताया था, बहुत जबरदस्त बताया था और हिंदी में हम लोग बहुत अच्छा स्कोर करके आए और पास हो गए हम लोग हिंदी में। तो आखिरकार वो ट्रिक क्या रहती है? तो मेरा ट्रिक यही रहता है कि मैं कुछ भी याद करने के नहीं बोलता हूं। मैं कुछ भी याद करने के नहीं बोलता हूं, बस आपके पास पेपर रहेगा, 2 पेन रहेगा और एक आपका स्केल रहेगा, बस काम खत्म। इसके बाद पूरा का पूरा अंक आप लोगों के हाथ में रहेगा। कुछ भी याद करने के लिए नहीं बोलूंगा। और पूरे के पूरे अगर हम बात करें तो 95% स्कोर करके आने वाले हो। कैसे? अगर जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा और हिंदी में उसको एच भी नहीं आता है ना, तो उसके लिए वीडियो बनाया हूं। जो हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा पाया है, कुछ भी याद नहीं कर पाया है, किसी कारणवश उसकी तैयारी शून्य है, बिल्कुल शून्य है, उसके लिए मैं वीडियो बनाया हूं कि वो कैसे हिंदी के पेपर को 95% में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो चलिए, मेरे पास ये पेपर है और बोर्ड एग्जाम की यहाँ पे कॉपी भी मैं ले रखा हूं और इसमें मैं खुद पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, देखिए कैसे करना है। सबसे पहले अनुक्रमांक और नाम यहाँ पे लिख सकते हो और ये 2027 बोर्ड का मॉडल पेपर मेरे पास है। ठीक है, यह एक मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर को मैं खुद यहां पे सॉल्व करके दिखाने वाला हूं कि इस पूरे के पूरे मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, बिना कुछ याद किए, केवल व केवल ट्रिक से। तो स्टार्ट करते हैं चीजें। सबसे पहले मैं 2 चीजों के बारे में जिक्र करना चाहूंगा आप लोगों से कि अगर हम हिंदी की बात करते हैं, देखिए ध्यान से आप लोग समझिएगा। अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में 2 पॉइंट याद रखिएगा। 2 कैटेगरी के प्रश्न बनते हैं। एक आता है आपका सब्जेक्टिव प्रश्न, एक आता है आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न। एक आता है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक आता है आपका सब्जेक्टिव प्रश्न। 2 कैटेगरी के प्रश्न बनते हैं और दोनों कैटेगरी के हम ट्रिक जानने वाले हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न के जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ट्रिक क्या कहता है। ध्यान दीजिएगा। और जो मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूं ना, तो वो आपका बिल्कुल जेन्युइन 100% जेन्युइन ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, और यह आपका काम भी करेगा। कैसे? देखिए ध्यान से। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ट्रिक क्या कहता है? पहला ट्रिक नियम आप पूरा ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए। पहला नियम यह कहता है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे पूछता है। यहां पे आपको एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे देगा, 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 4 प्रश्न आपके पास रहेंगे, चारों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो पहला कंडीशन समझिए। पहला नियम यह कहता है कि अगर इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी एक ऑप्शन अगर आपको दिख गया, ए और बी, अगर इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी एक ऑप्शन अगर आपको दिख गया कि ए और बी, आप मतलब कि आंख बंद करके उस पर आपको ट्रिक लगा के आना है। ठीक है, अगर चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन दिखा है ए और बी, तो वही वाला आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट होगा। यहां तक चीजें क्लियर है। दूसरा नियम समझिए। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर चारों ऑप्शन में से दे दे कि इनमें से सभी, क्या दे दे कि इनमें से सभी अगर दे दे, तो मेरे प्यारे बच्चों आंख बंद करके आप लोग उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके चले आना, इनमें से सभी वाला। क्लियर है। और तीसरा नियम समझिए क्या कहता है। तीसरा रूल यह कहता है कि अगर चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन दिखे कि इनमें से कोई नहीं, क्या दिखे कि इनमें से कोई नहीं, चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन दिखे कि इनमें से कोई नहीं, तो समझ लीजिए कि वही वाला आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां तक चीजें क्लियर हैं। इसके बाद चौथा नियम देखिए क्या कहता है। चौथा नियम ये कहता है कि अगर चारों के चारों अलग आ गया तब क्या करोगे। चारों के चारों अगर अलग आ गया कि ऑप्शन ए भी अलग रहेगा, ऑप्शन बी भी अलग रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा और ऑप्शन डी, चारों अलग रहेगा। अगर यहाँ पे तीनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा तब तो काम कर दोगे। ए और बी रहेगा तो उस पर क्लिक करके आओगे, इनमें से सभी रहेगा तो उस पर क्लिक करके आओगे, इनमें से कोई नहीं रहेगा तो उस पर क्लिक करके आओगे। लेकिन चारों ऑप्शन अगर अलग आ गया तब क्या करोगे, उसके लिए नियम समझो। अगर चारों ऑप्शन अलग आ गया तो आप ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी याद कर लीजिए। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पे क्लिक करके आना है, 95% स्कोर यहां से आप लोगों के सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों में से कोई एक क्लिक कर दीजिएगा, काम हो जाएगा आप लोगों का। तो यह रहा आप लोगों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ट्रिक, ये रहा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ट्रिक। क्लियर है। अब हम देखेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न का ट्रिक। क्या देखेंगे? सब्जेक्टिव प्रश्न का हम लोग ट्रिक देखेंगे और सब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग पेपर से स्टार्ट करते हैं। देखिए पेपर यहां से स्टार्ट है। सब्जेक्टिव प्रश्न का आया है आप लोगों का खंड ब, इसके बाद आया है वर्णनात्मक प्रश्न। अब कैसे हल करोगे उसको समझो। तो स्केल की सहायता से यहां पे अंडरलाइनिंग कर देना है। ऑलरेडी मैं अंडरलाइनिंग करके आया हूं, लेकिन आपको स्केल की सहायता से यहां पे अंडरलाइनिंग करना है। ठीक है, यहां से स्केल ले लीजिएगा और ब्लैक पेन से जैसे अंडरलाइनिंग किया गया ना,
उसी तरह अंडरलाइनिंग आप लोगों को यहां से ऐसे कर देना है, डबल अंडरलाइनिंग आप लोग कर लीजिएगा। मैं करके आप लोगों को दिखा दिया। अब यहां से स्टार्ट था खंड व वर्णनात्मक प्रश्न। तो आपको मेरे प्यार, यहाँ पे हेडिंग डालना पड़ेगा। यहाँ पे ऊपर में कॉर्नर में आप हेडिंग डालिए, यहाँ पे डालेंगे आप कि खंड ब, ये हो गया आपका खंड ब, और स्केल की सहायता से इसके नीचे कर दीजिए अंडरलाइनिंग। याद रखिए जो ट्रिक बता रहा हूं ना, ध्यान से आप समझिए, कुछ भी याद करने के लिए नहीं बोलूंगा आप लोगों को। खंड ब हो गया। अब इसके नीचे क्या डालना है, वर्णनात्मक प्रश्न। एक लाइन गैप छोड़कर आप यहां डालिए वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको लिखा है। देखिए यह वीडियो मैं उन्हीं छात्रों के लिए बनाया हूं जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है, जो हिंदी में कुछ नहीं जानते, वो पास होना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाया हूं। अन्यथा मेरे चैनल पे जाके देखिए, क्लासेस डेली बेसिस पे अच्छी अच्छी चल रही हैं, वहां से आप पढ़ सकते हो। लेकिन यह ट्रिक उनके लिए है जिनकी तैयारी बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल जीरो कह सकते हो आप, जीरो कह सकते हो। तो देखो खंड व वर्णनात्मक प्रश्न यहां तक हो गया चीजें। अब कैसे हल करोगे उसको समझो। अब पेपर यहां पे है, पहला प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। यहां पे बोला है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। यह प्रश्न पहला आप कर रहे हो, ठीक है। तो आप यहां पे लिखोगे, एक लाइन का गैप छोड़कर लिखोगे प्रश्न उत्तर पहला, एक लाइन का गैप छोड़कर आप लिखोगे यहां पे प्रश्न उत्तर संख्या। यहां पे हेडिंग आपको डालना है, याद रखिए प्रश्न उत्तर संख्या आप लिखोगे पहला, ये हो गया प्रश्न उत्तर संख्या पहला। और ब्रैकेट में इसको कर दीजिए पैक, ब्रैकेट में आप इसको कर दीजिए पैक, ताकि दिखने में अच्छा लगे ऐसे। क्लियर है, प्रश्न उत्तर संख्या पहला। अब कैसे हल करोगे, देखिए ध्यान से आप लोगों को समझना इस ट्रिक को। देखिए क्या बोला है, अब इसमें दो प्रश्न दिया है, एक क वाला दिया है, कह रहा है कि क वाला अगर नहीं कर पाओगे तो अथवा करके नीचे दिया है ख वाला, दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। तो देखिए अगर आपको क करने का मन कर रहा है तो क कीजिए, अगर आपको अथवा करके ख करने का मन कर रहा है तो ख कीजिए। तो चलिए मैं पहले क वाला करके दिखा देता हूं। आपको कुछ भी नहीं आ रहा है इस गद्यांश में, कैसे करोगे, कैसे पूरा नंबर मिलेगा वो समझिए। तो यहां पे क वाला करने जा रहे हो ना, तो आप यहां पे लिखोगे क, यहां पे लिखोगे आप क, और क लिखने के बाद यहाँ पे स्लैश लगा दो। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका संकेत, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका संकेत। ठीक है, संकेत से ही तो मालूम चलेगा कि आपने टॉपर की तरह कॉपी को प्रेजेंटेशन किया हुआ है, और एग्जामिनर तो खुशी हो जाएगा आप लोगों का देखकर कॉपी। संकेत, अब संकेत लिखने का ट्रिक समझो। संकेत कैसे लिखा जाता है, संकेत लिखने का मतलब कि आगे का जो लाइन दिया है भिन्न भिन्न धर्मों, यहां तक उठा लो, फिर डॉट डॉट करते करते लास्ट की लाइन यहां पे आएगी, यह लिख देना। कैसे लिखोगे मैं बताता हूं आप लोगों को। देखो ब्लैक पेन से ही लिखना आप लोग। जैसे बोला है कि भिन्न भिन्न, तो आप यहां पे लिखोगे कि भिन्न भिन्न, लिखोगे भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न क्या था, धर्मों, तो आप लिखोगे भिन्न भिन्न धर्मों। बस आप ट्रिक को समझ लीजिए, पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा, एक भी क्वेश्चन याद करने के लिए नहीं बोलूंगा। यहां पे सिलेक्ट कर देना, क्या था लास्ट में, आएगी, तो यहां पे आप लिखिएगा आएगी, ऐसे आएगी। क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर हैं आप लोगों को। चलिए अब कैसे हल करोगे, देखिए अब इसके नीचे तीन प्रश्न है, पहला दूसरा तीसरा। पहला कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ में दो ही चीजों का जिक्र होता है, कि पाठ का नाम और आपका एक लेखक का नाम, और दोनों में से कोई आपको मालूम है ही नहीं, क्योंकि आपने पढ़ाई किया ही नहीं थे। ठीक है, तो कैसे लिखोगे कि नंबर आपको यहां से 2 नंबर मिल जाए पहले प्रश्न से। तो आपको संदर्भ लिखना है, तो आप एक लाइन का गैप छोड़कर पहला वाला प्रश्न करो, तो आप यहां पे डालो पहला हेडिंग, और इसके बाद डालिए यहां पे संदर्भ। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई संदर्भ कैसे लिखें कि एग्जामिनर हमको नंबर दे दे। ठीक है, मैं बताता हूं कैसे देगा एग्जामिनर नंबर आप लोगों को। अब यहां पे संदर्भ लिखने के बाद आप अच्छे तरीके से अंडरलाइनिंग कर दीजिए, कॉपी आपकी बेहतरीन दिखने में लगनी चाहिए। संदर्भ कैसे लिखोगे समझो। आप लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि गद्यांश है तो इतना तो भाई सब जानते हैं, इतना तो लिखना सब लोग जानते हैं। क्या लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश, क्या लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब इतना तो कौन नहीं लिखना जानता है, सब लोग जानते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब ये हिंदी का पेपर है तो हिंदी लिखोगे ना, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, हिंदी के। अब ये गद्यांश से मतलब गद्यखंड है, तो हिंदी के। अब देखो हिंदी जो लिखे हो ना, अब इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, हालांकि मैं ब्लू पेन से लिख दिया हूं। ब्लैक पेन से लिखने के बाद इसके नीचे अंडरलाइनिंग कर दीजिएगा, हाईलाइट बना दीजिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। अब यह गद्यांश है तो गदखंड से लिया गया होगा, तो अब गदखंड को ब्लैक पेन से लिखोगे। ठीक है, मैं हिंदी को भूल गया हूं, लेकिन आप लोग हिंदी को ब्लैक पेन से लिखिएगा। हिंदी के गदखंड में संकलित, हिंदी के गदखंड में संकलित। देखिए मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल लिख के दिखा रहा हूं। ठीक है,
हिंदी के गद्य कर्ण में संकलित। अब चैप्टर का नाम लिखना है। अब आ गया चैप्टर का नाम, तो जैसे इसको पढ़ोगे कि भाई किस चैप्टर से लिया गया, और चैप्टर का नाम आप लोगों को मालूम है नहीं। हालांकि मैं बता देता हूं कि यह भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है, लेकिन आपको चैप्टर का नाम नहीं मालूम है ना, तो कोई भी चैप्टर का नाम अगर आपकी किताब का मालूम है, चाहे वो मित्रता हो, ममता हो, क्या लिखूं, भारतीय संस्कृति, कुछ भी हो, आप चैप्टर का नाम लिख दीजिए। कुछ भी है आपको लिखना ही है। जैसे मान लीजिए कि भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है, तो मैं यहां भारतीय संस्कृति चैप्टर लिख देता हूं। अगर आपको न मालूम चले कि यह भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है, तब क्या करेंगे गुरुजी, तो आप किसी भी चैप्टर का नाम लिख दीजिए। आप गद्यांश के किसी भी चैप्टर का नाम यहां पे मेंशन कर दीजिएगा, छोड़ना नहीं है। लिखिए संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। यहां पे आगे लिखेंगे कि नामक पाठ से लिया गया है। ध्यान से मेरी ट्रिक को समझते चलना, ठीक है। पाठ से लिया गया है, थोड़ा सा भी मिस मत करना, लिया गया है। आप किसी भी चैप्टर का नाम लिख देना, लिया गया है। अब इसके लेखक, अब लिखेंगे कि जिसके लेखक, अब लेखक का नाम मालूम नहीं है आप लोगों को, ठीक है, जिसके लेखक, और लेखक का नाम ब्लैक पेन से लिखना है, जिसके लेखक। अब लेखक का नाम नहीं मालूम है, जैसे यह लिखा गया है भारतीय संस्कृति, तो इनके जो लेखक हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। आपको अगर नहीं मालूम है तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद लिख लो, आपको नहीं मालूम है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिख लो, यहाँ पे पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी लिख लो, कुछ भी किसी का नाम लिख दो। हालांकि इनको लिखे हैं कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो मैं लिख देता हूं, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है तो आप क्या करोगे, तो आप मेरे प्यार बच्चों किसी का भी नाम लिख के चले आना। नहीं मालूम है तो छोड़ के थोड़ी आओगे, छोड़ के आओगे तो एक नंबर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, किसी भी लेखक का नाम आपको यहां पे क्या कर देना है, लिख देना है। एग्जामिनर के पास लाखों कापियां होती हैं, इतना याद रखना है। एक एग्जामिनर क्या करता है कि 1 से लेके 2 मिनट के अंदर पूरी की पूरी कॉपी उसको चेक करना पड़ता है। एक छात्र की 1 से 2 मिनट में कॉपी चेक करना पड़ता है। आपका प्रेजेंटेशन सही रहेगा ना, तो एग्जामिनर यहीं से खुद आपको नंबर देता चला जाएगा। आपकी कॉपी को ध्यान से वो रीड नहीं करेगा, क्योंकि 1 से 2 मिनट में पूरी की पूरी कॉपी चेक करना होता है उसको, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन आपको करके आना, पास तो ही जाओगे, ठीक है, फेल कोई नहीं कर सकता आप लोगों को। यहां तक हो गया संदर्भ। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। जैसे दूसरा प्रश्न बोला है कि लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है। अब इसमें क्या करोगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है दूसरा प्रश्न है, तो आप एक लाइन का गैप छोड़कर यहां पे लिख दीजिए दूसरा। अब इसमें क्या बोला है कि लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्या कहा है। अब हमको मालूम नहीं है कि क्या है मतलब। अब क्या करना कि ये जो पैसेज दिख रहा है ना, इसी पैसेज में से यहां से उठा लेना कि जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, उसमें बहुत से संख्या में पाए जाते हैं, और जिस प्रकार यहाँ की बोलियों में गिनती आसान नहीं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। यहां तक यही 4 लाइन उठाकर और यहाँ पे आंसर मेंशन कर देना। वही 4 लाइन उठाकर आप क्या कर देना, मेंशन कर देना। तीसरे का आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दूसरे का, इसके बाद तीसरा आएगा, तो एक लाइन का गैप छोड़कर आप तीसरा यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आप हेडिंग डालिए रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करने का रामबाण ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को। रेखांकित अंश की व्याख्या, यहां पे हेडिंग क्या डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। लो भाई, यह आपकी क्या हो गया, हेडिंग। बिल्कुल एकदम अच्छे से समझा रहा हूं, अच्छे से समझ लो। अगर एक भी दिन पढ़ाई नहीं की हो तो पास हो जाओगे, जिंदगी बदल जाएगी आप लोगों की। कमेंट करके आओगे कि नहीं सर मजा आ गया, जो आपने बताया था उसी प्रकार लिख के आए और पास हो गए हैं, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या, ये हेडिंग डालो। अब क्या बोला, जहां तक अंडरलाइन किया होगा, देखिए अंडरलाइन यहां से लेके यहां तक किया गया, इसी का व्याख्या करना है। अब मैं आपको बताता हूं, बोला है कि इन विभिन्न धर्मों को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर उठे कि यह देश नहीं अनेक देशों का समूह है, तो जैसे लाइन लिखा है पूरा का पूरा वही लाइन छाप दो। जैसे लिखा है पूरा का पूरा लाइन छाप दो, लेकिन छापने से पहले स्टार्टिंग में क्या लिखना कि लेखक कहते हैं कि, ये लाइन भूलना मत, लिखना कि लेखक कहते हैं कि, ये लिखने के बाद तब ये लाइन छापना कि लेखक कहते हैं कि इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर उठे कि ये देश अनेक देशों का समूह है, ठीक है। फिर क्या करना है कि अपने से अगर कुछ भी अगर आपको आ रहा है तो अपने से एक पॉइंट कुछ ना कुछ बनाकर लिख देना। फिर अगली लाइन यहां से, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात कोई नहीं है। बस यही काम आपको कर देना है। इस तरह जैसे लिखोगे ना तो आपका 4 या 5 पेज डायरेक्ट खुद भर जाएगा। और जब एग्जामिनर चेक करेगा, लो भाई 2 नंबर यहां से और 2 नंबर यहां से। बस आपका प्रेजेंटेशन अच्छे से होना चाहिए, अच्छी हैंडराइटिंग आपकी होनी चाहिए। लो भाई समझ में आ गया, गद्यांश करने का तरीका आपको मालूम चल गया कि नहीं। अब चलेंगे प्रश्न संख्या दूसरा प्रश्न करने जा रहे हो ना, तो नए पेज ले लो, पेज भर गया है तो नए पेज से ले लो। प्रश्न संख्या दूसरा करने जा रहे हो, देखो कैसे करोगे उसको भी समझ लो। हेडिंग डालोगे सबसे पहले, चलो हेडिंग डाल लेते हैं। प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा है तो आप डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा। पहला समझ में आ गया ना कि संदर्भ कैसे हल करोगे।
संदर्भ का ट्रिक तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि संदर्भ हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा लिखने के बाद स्केल की सहायता से अंडरलाइनिंग कर देना। प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा अब आ गया आपका पद्यांश। तो बोला कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए। सेम टू सेम ट्रिक वही लगाएंगे पद्यांश में भी। पद्यांश दिया है तो अब हमको प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का क करना है। तो अब क करना है ना, तो आप यहां लिखोगे क लिखने के बाद यहां पे डालोगे संकेत। जो ट्रिक बता रहा हूं ना उसी ट्रिक को फॉलो करो। संकेत लिखने के बाद इसके स्केल की सहायता से नीचे अंडरलाइन कर देना। संकेत लिखने का तरीका बताया हूं आपको कि चरण कमल, यहां का शुरू का कुछ लाइन लिख लो और डॉट डॉट करते करते तिहिपाई लिख देना। जैसे मैं लिख के दिखा भी देता हूं भाई आप लोगों को, ठीक है, ताकि आप पास हो जाओ अच्छे तरीके से। चरण कमल, चरण कमल था तो चरण कमल डॉट 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 क्या था, तिहिपाई। तो आप यहां पे लिखोगे कि तिहिपाई। लास्ट की लाइन क्या था, तिहिपाई था तो तिहिपाई लिख दो। यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब इसके नीचे 3 प्रश्न हैं कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ। अब पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो आप पहला प्रश्न कर रहे हो तो पहला, और यहां डालोगे स्लैश करके संदर्भ। क्या डालोगे, संदर्भ। तो संदर्भ लिखने का तरीका क्या है, अभी जस्ट हमने बताया है, तो वो था गद्यांश का संदर्भ लिखने का तरीका। यह पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखा जाता है उसको थोड़ा जान लो, कि पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखा जाता है उसको थोड़ा जान लो। तो इसका होता है सेम वही प्रोसेस रहेगा। लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश था तो यहां लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश। वहां गद्यांश था तो यहां पद्यांश लिख लेना कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब हिंदी है तो हिंदी को ब्लैक पेन से लिखना कि हिंदी के ब्लैक पेन से लिखने के बाद लिखना हिंदी के। अब ये क्या है, पदखंड है, क्योंकि पद्यांश तो लिखना है कि हिंदी के पदखंड में संकलित, हिंदी के पदखंड में संकलित हिंदी के पदखंड में संकलित। अब यहां चैप्टर का नाम आ गया कि भाई किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो आपके चैप्टर का जो भी नाम मालूम होगा उसको लिख लेना, ठीक है। जैसे धनुष भंग हुआ, वन पथ पर हुआ, कि सुजान रसखान से किससे लिया गया है उसका नाम आप लिख लेना। जैसे आपको लग रहा है कि नहीं यह धनुष भंग से लिया गया है, ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं यह धनुष भंग से लिया होगा, या किसी चैप्टर का नाम आपको मालूम है, यहां पे आप लोगों को क्या कर देना, मेंशन कर देना, बस काम आप लोगों का हो जाएगा। हालांकि यह पद शीर्षक से लिया गया है, संकलित पद, ठीक है, पद सूरसागर से लिया गया है। किससे, सूरसागर से। आपको मन चला है कि सूरसागर लिखने का मन कर रहा है, सूरसागर लिख लो। आपका मन कर रहा है कि वन पथ पर, तो आप वन पथ पर। आपके चैप्टर का जो भी नाम, किसी का नाम अगर दिमाग में चल रहा है वही नाम यहाँ पे क्या कर दो, मेंशन कर दो। वही नाम यहाँ मेंशन करने के बाद लिखना से पाठ से लिया गया है। अगले लिखोगे पाठ से लिया गया है, पाठ से लिया गया है, ऐसे लिख देना, लिया गया है। अब इसके लेखक नहीं होते, इसके रचयिता होते हैं या इसके कवि होते हैं, तो लिखना है कि इसके रचयिता, ठीक है, या इसके कवि। हालांकि इसको लिखे हैं सूरदास जी, तो आपका मन कर रहा है तो सूरदास लिखे, ठीक है। आपका मन कर रहा है तो तुलसीदास लिख दीजिए, ठीक है, ऐसे लिखना है, ठीक है। आपका मन कर रहा है तो रसखान जी लिख दीजिए, ऐसे आपको लिखना, छोड़ना नहीं है। सूरदास जी हैं, सूरदास जी। अगर नहीं मालूम है तो भाई क्या करोगे, कुछ ना कुछ तो लिख के ही आओगे, छोड़ के थोड़ी आओगे। ऐसा लिखोगे, लो भाई संदर्भ आप लोगों का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसी तरह आगे बढ़ोगे। दूसरा प्रश्न बोला था कि चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार है। अब अलंकार की बात आ गया ना, तो अलंकार में आप किसी भी अलंकार का नाम लिख लो। आपका मन कर रहा है कि उपमा अलंकार लिखेंगे तो उपमा अलंकार लिख लो, अर्थालंकार, उभया अलंकार, मतलब कि जो भी अलंकार का नाम अगर दिमाग में आपका चल रहा है नाम आप मेंशन कर दो, काम आप लोगों का हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या का मैं ट्रिक बता ही दिया हूं कि चरण कमल बंधु हरिराई जाकी कृपया पंगु गिरी लगे अंधे को सब कुछ दर्शाई। मतलब ये एक लाइन पहले लिखना कि चरण कमल बंधु हरिराई, ठीक है। मैंने कैसे बताया था आप लोगों को कि तीसरा पॉइंट कर रहे हो तो तीसरा हेडिंग डाल लो, क्या था, रेखांकित अंश की व्याख्या ना, तो आप यहां पे क्या डालोगे, रेखांकित अंश की व्याख्या डालोगे। हेडिंग में आपको थोड़ा सा भी कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। हेडिंग तो आपका मायने रखेगा, जितना बेहतरीन तरीके से हेडिंग है, जितना खूबसूरत राइटिंग हो, काम बन जाएगा आप लोगों का। रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालने के बाद क्या लिखोगे कि कवि कहते हैं कि, वहां लेखक थे ना, यहाँ पे कवि हैं, कवि कहते हैं कि, क्या कहते हैं भाई, तो कवि कहते हैं कि चरण कमल बंधु हरिराई, ठीक है, चरण कमल बंधु हरिराई। ये लाइन लिख के अपने तरीके से कुछ भी इसके बारे में जानते हो तो जोड़ लो। फिर अगली लाइन क्या रहेगी कि जाके कृपया पंगु गिरे लगे अंधे को सब कुछ दर्शाई, ठीक है। मतलब कि यहां से इसके बारे में अगर कुछ पॉइंट अगर आप जानते हो तो उसके आगे मेंशन कर देना है। कम से कम आपको 5 या 6 लाइन बनाना है, इतना याद रखें कि इसके बाद कम से कम 5 या 6 लाइन आपको बनाना है, काम आपका बन जाएगा, ठीक है। यह प्रश्न संख्या दूसरा हमने सॉल्व करके दिखा दिया। लो भाई आगे अगले पेज प्रश्न संख्या तीसरे की तरफ।
प्रश्न संख्या तीसरा क्या, ध्यान से समझना। प्रश्न संख्या तीसरा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में किसी के एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब ये संस्कृत का गद्यांश आ गया। संस्कृत का गद्यांश लिखने का तरीका क्या है, वही प्रश्न उत्तर आपका तीसरा है, तो आप ऊपर डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा। लो भाई इसका भी बता देता हूं, प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा। एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, और न एक भी क्वेश्चन याद करने के लिए बोलूंगा आपको। प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा। आपको मालूम है कि तीसरा का क करने जा रहा हो तो क लिखो। आपको मालूम है कि संकेत लिखना कंपलसरी है, तो संकेत लिखने का ट्रिक हमने आप लोगों को बता ही दिया। संकेत लिखने का ट्रिक क्या है कि जैसे मानव जीवनस्य, यहां से पहली लाइन लिखोगे, डॉट डॉट करते अस्माकं संस्कृति लास्ट लाइन लिखोगे, तो मानव जीवनस्य यहां पे लिखोगे, डॉट डॉट करते लास्ट लाइन यहां लिख दोगे, ये संकेत का काम कर जाएगा। इसके बाद यहां से दो ही प्रश्न इसमें पूछता है कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, मतलब एक संदर्भ लिखिए। पहला प्रश्न कहता है कि आप इसका संदर्भ लिखिए, और दूसरा प्रश्न कहता है कि इसका हिंदी अनुवाद कीजिए। बस इतना ही पॉइंट आपको लिखना है, हिंदी अनुवाद कीजिए। संदर्भ में मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि चैप्टर का नाम और यहाँ पे लेखक का नाम या कवि का नाम पूछता है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है। संस्कृत के गद्यांश में नियम उल्टा हो जाता है। जैसे संस्कृत के गद्यांश में आप याद कर लीजिए कुछ चीजों का, जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे संस्कृत के गद्यांश में जो भी चैप्टर का नाम है, जैसे वाराणसी, वीरा वीरेन पूजते, प्रभुत्व ग्रामीणों चैप्टर से लिया गया है। कुछ चैप्टर के अगर नाम मालूम है तब तो ठीक, नहीं मालूम फिर भी आप कर दोगे। लिखोगे इसको कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारे संस्कृत खंड से। अब इस चैप्टर का नाम नहीं मालूम है ना, तो आप यही लिख लो कि मानव जीवनस्य चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। या तो मानव जीवन से संस्करण चैप्टर से लिया गया है, या तो किसी चैप्टर का नाम मालूम है, जैसे वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, या वीरा वीरेन पूजते चैप्टर से लिया गया है, या तो प्रभुत्व ग्रामीण चैप्टर से लिया गया है। जो भी चैप्टर का नाम है उसका नाम मेंशन कर दो, ठीक है। कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, या वीरा वीरेन पूजते चैप्टर से लिया गया है, या मानव जीवन से संस्करण चैप्टर से लिया गया है, या अस्माकं पूर्वज चैप्टर से लिया गया है, या जीवन से संस्करण चैप्टर से लिया गया है। मतलब इसी में से कीवर्ड ढूंढ कर आपको लिख देना है। और हिंदी अनुवाद की अगर हम बात करें कि इसका हिंदी अनुवाद कैसे लिखोगे, देखो यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि संदर्भ आप कैसे लिखोगे, अभी मैंने जस्ट बताया। हिंदी अनुवाद की अगर हम बात करें कि इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा, इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा, तो मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था। यहाँ पे शुरू में ही यहाँ पे पैसेज आया था। शुरू में जैसे ये पैसेज दिया है, शुरू में ही बीच में से यहाँ कहीं उठा लेना है, कम से कम 5 लाइन तक यहाँ पे लिख देना। 5 लाइन जैसे दिया ना, यही चीज वह उठाकर यहाँ पे लिख दीजिएगा, यही चीज उठाकर यहाँ पे लिख दीजिएगा। कम से कम कितना 5-6 लाइन तक लिख देना, काम आपका बन जाएगा। हूबहू वही चीज उठाकर लिख देना। अगर आपको नहीं आ रहा है इसका बनाने का, ठीक है, अगर बनाने का तरीका आपको नहीं मालूम है तो वही चीज उठा लेना। जैसे ये 1 2 3 लाइन है ना, तो उसका भी 3 लाइन लिख देना, काम आप लोगों का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लीजिए। अब आ गया कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। वही नियम लगाना है। सबसे पहले आप संकेत लिखोगे, यहां से शुरू का लाइन डॉट डॉट करते लास्ट लाइन, संकेत का काम हो जाएगा। हिंदी में अनुवाद करना है तो 2 लाइन इसका हिंदी में अनुवाद करना है, तो 2 लाइन कहीं से आप उसके पैसेज में से उठा लेना, संस्कृत के गद्यांश में से उठाकर 2 लाइन यहाँ पे लिख देना। या तो अपने तरीके से बनाकर लिखना चाहते हो तो वो भी ठीक है। क्लियर है। अब आ गया यहाँ पे आपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। देखिए खंड काव्य तो भाई जिला वाइज आता है, तो इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। आप पहले पता कर लीजिएगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आता है, उसके अनुसार ही आपको लिखना है। यह नहीं कि कोई भी लिख दोगे, कोई भी लिख दोगे तो 1 नंबर एग्जामिनर नहीं देगा। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में मुक्ति दूत पूछा है तो मुक्ति दूत ही लिखना है, ठीक है, ऐसे लिखना होता है। तो उसका ट्रिक आप लोग मतलब उसको याद कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत बनाकर लिख दीजिएगा। अब मेन चीज आ गया जीवन परिचय लिखने का। बहुत सारे बच्चे यही फंसते हैं, जीवन परिचय को लेकर बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा जीवन परिचय का रामबाण ट्रिक क्या होता है। कि जैसे प्रश्न उत्तर संख्या 6 का क है, तो आप पहली बात तो हेडिंग डालोगे। पहली बात तो आप यहां डालोगे कि प्रस्तुत संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या 6 का क है तो 6 का क यहाँ पे स्केल के साथ अंडरलाइन कर दोगे। तो प्रश्न उत्तर संख्या 6 का क क्या बोला है, बोला है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब लेखक का जीवन परिचय आ गया ना, तो आप यहाँ पे लिखिए लेखक। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि लेखक का हम लिख रहे हैं जीवन परिचय, ठीक है, लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हैं। लेकिन आपके पास ऑप्शन भी तो दिया है कि आप यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है, अब तीनों में से किसका करना चाहते हैं। तो अगर आपका मन करा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का करना चाहते हैं पहला वाला, तो आप यहाँ पे लिखोगे पहला। किनका कर रहे हो तो लिखोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मतलब जिनका भी लिखना है आप हेडिंग डालते हुए चलना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हम जीवन परिचय लिख रहे हैं। इस तरह करने के बाद आप यहाँ पे हेडिंग डालना जीवन परिचय।
यहाँ पे हेडिंग डालना है जीवन परिचय। अब जीवन परिचय लिखने का तरीका क्या है समझ लो। जीवन परिचय में लिखोगे, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखना है तो आप लिखोगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म। अब जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखें किसी भी लेखक का अगर लिख रहे हो, ध्यान से आप समझ लो, किसी भी लेखक का अगर आप जीवन परिचय लिख रहे हो, ठीक है, अगर आपको उनका जन्म तिथि और मृत्यु नहीं मालूम है तो याद रखिए लेखक का अगर आप लिख रहे हो तो जन्म तिथि आपका 1800 से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब 1840 से स्टार्ट ही करो। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था 1841 में, मृत्यु जो हुआ था 1941 में हुआ था, ठीक है, अरे 1884 में हुआ था, सॉरी 1884 में हुआ था ना, इनका जन्म 1884 में हुआ था। अब आपको क्या करना है कि 1800 से प्लस ही लिखना है। अगर नहीं मालूम है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म नहीं मालूम है कि आप 1884 में हुआ था, आप 1841 लिख लो, आप 1885 लिख दो, आप 1800 यहाँ पे 30 लिख दो, मतलब 1800 से प्लस ही होना चाहिए। अब मृत्यु हुआ था 1941 में, रियल में उनका मृत्यु 1941 में हुआ था। अब मृत्यु अगर आपको नहीं मालूम है तो हमेशा 1900 से प्लस लिखिए कि 1920 में, 1931 में, ऐसे आपको लिखना है। और आगे की कहानी कैसे लिखोगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था और इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। उन्होंने घर पे ही हिंदी, उर्दू, संस्कृत भाषा का अच्छा अध्ययन किया, फिर उन्होंने अच्छे विद्यालय में पढ़ाई किया और फिर उन्होंने बहुत सारी रचनाओं का उल्लेख किया और उनकी रचनाएं बहुत ही ज़्यादा प्रचलित भी हुई। उनको कई सम्मानों से सम्मानित किया गया, ठीक है। धीरे धीरे स्थिति, मतलब उनको किसी रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे ऐसे ऐड करके आप लोगों को लिखना है। इसी तरह जयशंकर प्रसाद का लिखने जा रहे हो तो जन्म आपको 1800 से प्लस ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसे काम करना। जैसे जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, 1890 में, और मृत्यु 1937 में हुआ था, ठीक है, काशी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म। तो आप 1800 प्लस में ही कुछ ऐड करके लिखना है। ऐसे आपको दिमाग लगाते हुए आप लोगों को चलना है, ठीक है। इसके बाद रचनाएं लिखना भूलना नहीं मेरे प्यार। रचनाएं पे तो 2 नंबर मिलता है। अब रचनाएं में क्या करोगे, तो रचनाएं में किसी भी लेखक का अगर रचना नाम मालूम है आप लिख दीजिए। जैसे आपका चिंतामणि, विचार विधि हुआ, ठीक है, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, किसी भी लेखक का अगर रचना का नाम मालूम है, उनका रचना का नाम यहाँ पे क्या कर दीजिए, मेंशन कर दीजिए, नंबर आपको हो जाएंगे। इसी तरह कवि में जीवन परिचय में भी यही काम आप लोगों को करना है। कवि के भी जीवन परिचय में सेम टू सेम आप लोगों को यही काम आप लोगों को करना है, नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हो गया। तो कवि का जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय, दोनों चीजें हमने क्लियर करा दिया। ऐसे ही काम आप लोगों को करना है। इसके बाद है 7वां कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस पेपर में ना आया हो। देखिए श्लोक लिखने का मैं तरीका आपको सबसे ज्यादा सिंपल बताता हूं। देखो श्लोक लिखने का सबसे सिंपल तरीका आपको बता देता हूं, इतना बेहतरीन तरीका आप लोगों को कोई नहीं बताया होगा, ठीक है। देखिए श्लोक लिखने का तरीका क्या है। श्लोक आपको लिखना है, ये संस्कृत का आपको गद्यांश दिया है। अब इस संस्कृत के गद्यांश में से 2 लाइन का श्लोक लिखना है। अगर ये वाला श्लोक लिख देते हो जो दिया है तो नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने बोल दिया कि ये वाला जो पेपर में आया है उससे अलग आपको लिखना है। तो अब ये गद्यांश ही काम आएगा। अब देखो यहां से लेके यहां तक ये हो गया पहली लाइन, ठीक है, और उसी के जस्ट नीचे यहां से लेके यहां तक हो गया दूसरी लाइन। तो इसके नीचे इसको लाइन लिख देना, 2 लाइन ही लिखना। 2 लाइन लिखोगे आपका 2 लाइन का श्लोक क्या हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और एग्जामिनर आपको नंबर यहां से दे देगा। इसके बाद है यहाँ पे 8वां है कि अपनी बहन की शादी में आमंत्रित करने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखे। तो पत्र लेखन तो बहुत ही ज्यादा आसान है। पत्र लेखन में क्या करना होता है, देखो पत्र लेखन तो बहुत आसान है। कैसे लिखोगे, देखो पत्र लेखन में क्या है यहाँ पे कि सबसे पहले तो एड्रेस लिखोगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे, एड्रेस मतलब पता, ठीक है, कहाँ आप भेज रहे हो, ठीक है, पता लिखोगे। पता लिखने के बाद यहाँ पे वहाँ नाम लिखोगे। नाम लिखने के बाद यहाँ पे लिखोगे विषय, किसके बारे में यह पत्र लेखन लिख रहे हो, तो शादी में बुला रहे हो तो शादी में लिख लोगे। अब यहाँ से अपने कंडीशन व्यक्त कर देना कि आपकी बहन की शादी है तो आप अपने मित्र को अगर बुला रहे हो तो कैसे उसको बुलाओगे कि आपको आना अनिवार्य है। आप आ जाओगे तो शादी बहुत अच्छी तरीके से बीतेगी, हम लोग दोनों लोग सम्मिलित हो जाएंगे शादी में, यादगार बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलकर काम करेंगे। ऐसे करते करते लास्ट में लिखना कि जरूर से आना, आपका परम मित्र, अपना नाम यहाँ पे लिख देना और नीचे क्या लिख देना, डेट लिख देना, काम खत्म। तो ये तो आपका पत्र लेखन तो आसान होता है। पत्र लेखन तो भाई क्या होता है, आसान होता है। इसके बाद आता है 9वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में दीजिए। जैसे यहाँ पे 4 प्रश्न है लेकिन 4 में से किन्हीं 2 ही प्रश्नों को उत्तर देना। अब ध्यान समझना, जैसे बोला चंद्रशेखर क आसीत तो आप चंद्रशेखर क लास्ट में ये वाला वर्धते जोड़ देना। इसी तरह ये बोले कि विश्वास केन वर्धते तो लिखना विश्वास केन अकरोत लिख देना, ठीक है। अगर इसका लिखना होगा तो लिखना पुरुराजा केन सयुग्मक संगलम अस्ति, ऐसे लिख देना, ठीक है। लास्ट में कुछ ना कुछ पॉइंट आपको ऐड करके लिखना ही है मेरे भाई। इसके बाद है 10वां कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध लिखने जा रहे हो, 7 नंबर का निबंध आता है। याद रहे कि निबंध में पहली हेडिंग आपका प्रस्तावना बिल्कुल
होना ही चाहिए। पहले हेडिंग प्रस्तावना और लास्ट की हेडिंग उपसंहार आपका होना ही चाहिए। इसके बिना तो एग्जामिनर 1 नंबर नहीं देगा। तो आपका प्रस्तावना पहली हेडिंग, बीच में उपसंहार, और जो बीच में दोनों बीचों की हेडिंग में जो होगा, ठीक है, मतलब शुरू की हेडिंग ये हो जाएगी, लास्ट की हेडिंग ये हो जाएगी, और बीच में कम से कम 3 या 4 हेडिंग अपने तरीके से बनाकर लिख देना, उसमें आपको नंबर मिल जाएंगे। अब बताइए, मैं अभी तक कुछ आप लोगों को याद करने के लिए बोला हूं? कुछ भी नहीं। और एक चीज और मैं बता देता हूं, यह वीडियो उन्हीं के लिए है जिनकी पढ़ाई शून्य है, जो कि हिंदी में कुछ नहीं जानते, उन्हीं के लिए बनाया हूं, ताकि वो पास हो सके, ताकि वो पास हो सके, उसको कोई फेल ना कर पाए। तो कुछ ना कुछ लिख के आओ तो पास हो जाओगे। वीडियो अगर पसंद हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारा सा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।